साथियों, सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। बात संविधान की इस तीसरी कड़ी में आज फिर हम आपसे रूबरू हो रहे हैं। सबसे पहले मेरे हाथ में जो पुस्तक है वो है भारतीय संविधान, अर्थात कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सबसे बृहद लिखित संविधान भारत में ही बना और आज़ादी के बाद 26 जनवरी सन 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ, जिसमें समय समय पर सरकारों ने अपने मन मुताबिक संशोधन किए। संविधान की आत्मा कही जाने वाली प्रस्तावना प्रीम्बिल में भी कुछ शब्दों को जोड़ा और हटाया भी गया, लेकिन आज भी भारत की जो सबसे पवित्र पुस्तक है वो भारतीय संविधान भारत के समस्त नागरिकों को एवं समस्त राजनीतिक दलों एवं उनके नेताओं को अधिकार, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कर्तव्य प्रदान करती है। इस पुस्तक के उद्देशिका के जो पहले का पृष्ठ है मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें स्पष्ट रूप से भारत का जो संविधान है उसमें जो प्रतीक चिन्ह है, जिसको कि हम नेशनल एम्बल भी कहते हैं, और उसके ऊपर स्पष्ट रूप से लिखा रहता है सत्यमेव जयते, अर्थात सत्य की सदैव विजय होती है। सच को कितना भी दबाया जाए या झुठलाया जाए, लेकिन सच को जो है कभी झूठा साबित नहीं कर सकते। चाहे कोई व्यक्ति, चाहे कोई राजनेता या चाहे कोई संस्था, मेरा अपना ऐसा मानना है। इसके बाद मेरे हाथ में जो है ये कैंडिडेट आइडेंटिटी कार्ड है, जो कि मुझे सन 2019 के लोकसभा चुनाव में कन्नौज लोकसभा के जो चुनाव अधिकारी थे उनके द्वारा प्रदान किया गया। निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैंने सर्वाधिक वोट पाए। इसके साथ ही मैंने कई पार्टी के नेताओं को अपने मतों से पीछे छोड़ दिया। कन्नौज लोकसभा 2019 के चुनाव में जो मुख्य पार्टी चुनाव लड़ी, भारतीय जनता पार्टी के तरफ से जो प्रत्याशी थे सुब्रत पाठक, और समाजवादी तथा बहुजन समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन होने के कारण जो प्रत्याशी मैदान में उतरी वो थी डिम्पल यादव। उसके अतिरिक्त अन्य 8 लोग और भी जो हैं चुनाव लड़े। उस स्थिति में सामान्य सीट पर
अनुसूचित जाति के व्यक्ति के रूप में, एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैंने चुनाव को लड़ा। उसके साथ ही मैंने कन्नौज लोकसभा के जो मतदाता थे उनका विश्वास हासिल करते हुए सर्वाधिक वोट प्राप्त किए। आज जो चुनाव 2024 में होने वाला है, अर्थात इस चुनाव के लिए अभी 1 वर्ष का समय है। इस 1 वर्ष के समय में अनेक राजनीतिक दल अपनी पृष्ठभूमि तैयार करने में लगे हुए हैं। आज हम आपको ये बता रहे हैं, कन्नौज लोकसभा चुनाव 2024 में मैं भी एक प्रत्याशी रहूँगा। अभी मैं उस दल का जो है नाम आप लोगों के सामने नहीं खोलूँगा, क्योंकि जो मेरे विरोधी हैं वो मुझे जो है ट्रोल कर सकते हैं। हम एक शिक्षक के रूप में सहायता प्राप्त विद्यालय में एक शिक्षक भी हैं और मुझे पूरा अधिकार है कि मैं किसी भी चुनाव में एक प्रत्याशी के रूप में खड़ा हो सकता हूं। ऐसा मुझे अधिकार प्राप्त है। अगर बात संविधान की है, देश की आज़ादी के बाद प्रथम बार जब पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने, उस समय भारत के 2 टुकड़े हुए और दूसरा जो टुकड़ा था उसका नाम था पाकिस्तान, जो कि जिन्ना के नेतृत्व में जो है अलग हुआ और जिन्ना पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री चुने गए। उसके पश्चात भारत की आर्थिक स्थिति जो है दयनीय थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल तथा भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने जो है भारत को आगे बढ़ाने का काम किया। मुख्य रूप से भारत में SC, ST, OBC की लड़ाई अंग्रेज़ों के समय से जो चली आ रही थी। अगर कोई व्यक्ति लड़ रहा था अंग्रेज़ों से वंचित शोषित समाज को हक दिलाने के लिए, तो उस व्यक्ति का नाम था डॉक्टर BR अम्बेडकर। डॉक्टर BR अम्बेडकर जब प्रथम बार अंतरिम सरकार का गठन हुआ, उसमें कानून मंत्री बने। उनके सामने कई दुश्वारियां थीं। पहली दुश्वारी ये थी कि जो SC, ST के लोग हैं उनको भारत में अपनी बात रखने का, अपनी भावना से पूजा पाठ करने का, से पानी पीने का अनेक अधिकार मिले। जब प्रथम बार चुनाव हुआ तो डॉक्टर अम्बेडकर लोकसभा का चुनाव लड़े, लेकिन कांग्रेस के कुछ कूटनीतिक नेताओं ने उन्हें हराने के लिए जो हैं उनके ड्राइवर को एक प्रत्याशी के रूप में जो है चुना और डॉक्टर अम्बेडकर वहाँ से चुनाव हार गए। उस समय एक लोकसभा सीट थी जो कि अब वो बांग्लादेश में चली गई। वहाँ के प्रत्याशी ने डॉक्टर BR अम्बेडकर से कहा कि आप आकर के हमारे लोकसभा चुनाव क्षेत्र से लड़िए, आप पर्चा दाखिल कर दीजिए, जिताना मेरा काम। बाबा साहब ने उनकी बात मानी और वो सीट पश्चिम बंगाल में थी, वर्तमान में वो बांग्लादेश में चली गई। वहाँ से वो विजयी हुए और विजयी होकर के जो है वो संसद में पहुँचे। तत्कालीन गृह मंत्री कुछ भी कहते हैं, आंतरिक रूप से डॉक्टर BR अम्बेडकर से वो जो हैं घृणा करते थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि मैं डॉक्टर अम्बेडकर को संसद के दरवाजे से तो क्या खिड़कियों से भी नहीं आने देंगे। ऐसी स्थिति में डॉक्टर अम्बेडकर लोकसभा का चुनाव जीतते हैं और संसद में आते हैं
और जब बात ये होती है कि संविधान कौन लिखेगा, तो उस संविधान में जो सबसे भारत में योग्य व्यक्ति था, उस योग्य व्यक्ति को जब देखा गया तो उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जो है प्रारूप समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसके अतिरिक्त अन्य लोग थे जो ड्राफ्टिंग कमेटी के 6 और डॉक्टर अंबेडकर को मिलाकर के 7 लोग। उन 6 लोगों में से अधिकतर लोग संविधान लिखने में बाबा साहब का सहयोग नहीं करते थे, कुछ आश्वस्त थे और कुछ लोग करते भी तो थे सहयोग बहुत कम। ऐसी स्थिति में बाबा साहब ने संविधान को जो है 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में पूरा किया दीजिएगा और ये देखिएगा कि किस प्रकार से भारतीय संविधान भारत में लागू हुआ। उस दौरान जो पिछड़े वर्ग की जातियां हैं, ये अपर कास्ट के लोगों की गुलाम हुआ करती थीं, उनकी बात मानती थीं और अनुसूचित जातियां, आदिवासी जिनको कि एसटी कहते हैं, ये सब ज़्यादातर जनसंख्या अशिक्षित थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही ऐसे पहले व्यक्ति थे जो कि दलित होते हुए उन्होंने जो है हाई स्कूल की परीक्षा पास की, पहले व्यक्ति। उसके बाद विदेश में अपना जाकर के उन्होंने डिग्री प्राप्त की और द प्रॉब्लम ऑफ रूपी लिख कर के उन्होंने जो है भारत के मस्तक को विदेशों में ऊंचा उठाया, जिसके उपरांत जो ब्रिटेन गवर्नमेंट थी उन्होंने उन्हें सिंबल ऑफ नॉलेज की उपाधि से भी जो है नवाजा। अगर बात करें हम बाबा साहब को भारत रत्न देने की कि भारत रत्न, बाबा साहब अंबेडकर को जो है भारत रत्न की आवश्यकता नहीं, वो स्वयं एक रत्न थे। परंतु जब मानवर कांसीराम राजनीति में सक्रिय हुए और वीपी सिंह की सरकार बनी, 2 सीटें जो हैं उसमें पर लोकसभा प्रत्याशी के रूप में बहुजन समाज पार्टी के अंतर्गत चुन कर के आए और वे जाकर के जो हैं उस चौधरी चरण सिंह की सरकार थी उसमें जाकर के जो है शामिल हुए और मंत्री बने। उसी समय मानवर कांसीराम ने उन पर दबाव बनाया और डॉक्टर BR अम्बेडकर को भारत रत्न दिलाने में जो है उनकी अहम भूमिका रही और इस प्रकार से 1991 में डॉक्टर BR अम्बेडकर को जो है भारत रत्न की उपाधि प्राप्त हुई। आज संपूर्ण भारत में जब कहीं कोई बात होती है, किसी के अधिकार पर कोई जो है डाका डालता है, किसी को सताया दबाया जाता है, तो स्पष्ट रूप से कहता है कि हम जाकर के जो हैं हमें जो अधिकार भारतीय संविधान देता है हम उसके अंतर्गत भारत के न्यायालय में अपनी अर्जी को लगाएंगे। पुलिस अगर मेरी बात नहीं सुनेगी, शासन प्रशासन नहीं सुनेगा, तो भारतीय संविधान के अंतर्गत जो न्यायपालिका है उसमें बैठे हुए जज हैं और जो कानून है, चाहे वो CRPC हो, IPC हो, उसके तहत हमारी बात को सुना जाएगा। अब जो सरकार चल रही है वर्तमान में बीजेपी की 2014 से बनी, इस सरकार ने नारा दिया सबका साथ सबका विकास, परंतु इसके उलट सारे काम हुए। सबसे पहले SC, ST, OBC के जो छात्र जिनको कि 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा संविधान द्वारा प्रदत्त थी, उस पर बीजेपी और उनकी अन्य राज्यों में बनी हुई सरकारों ने इन समाज के लोगों के बच्चों को शिक्षा दीक्षा ना प्राप्त कर सकें ऐसी रणनीति अपनाते हुए शिक्षा व्यवस्था को शिथिल कर दिया। आज इस देश के अनेक राज्यों में कई शिक्षकों के पद रिक्त हैं और जो भवन हैं जर्जर हैं और जो शिक्षक हैं उनमें एक विशेष वर्ग के शिक्षक जिनको कि हम अपर क्लास भी कह सकते हैं, हम कास्ट की बात नहीं कर रहे, क्लास की बात कर रहे हैं, वो उन विद्यालयों में पढ़ाते ही नहीं हैं
वो चाहते हैं कि भारत की अगर SC ST OBC की जो जनसंख्या है, ख़ास तौर से इनमें जो महिलाओं का हिस्सा है, अगर वो पढ़ गई लिख गई तो वो हमसे अधिकारों की मांग करेंगे। यह डर के माध्यम से पूरा करने का प्रयास करता है, जबकि पूरा देश जानता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर सर्वप्रथम तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है पूरी तरीके से देश के विरुद्ध जाकर कार्य करने के लिए प्रतिबंध लगा दिया था। आज भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक अपंजीकृत संस्था के रूप में कार्य है और ये कहता है कि हम जो हैं राष्ट्रवादी हैं। जो संस्था भारतीय संविधान के विपरीत जाकर अपना पंजीकरण भी नहीं कराती है और सरकार पर हुकूमत करती है, तो आप समझ सकते हैं कि देश किस दौर से गुजर रहा है। अगर कोई व्यक्ति सरकार या सरकार के कामकाज को लेकर के टिप्पणी करता है तो भारत की जो अनेक संस्थाएं हैं, चाहे वो ED हो, CBI हो, वो उस व्यक्ति को जो है जाकर के उस पर शिकंजा कस देती है, अर्थात सच की आवाज़ को दबाने का पूरा प्रयास करती है। लेकिन इतिहास गवाह है, हमारे महापुरुष जो रहे वो सदैव सत्ता के विपरीत कुछ ना कुछ बोलते रहे, लिखते रहे, चाहे पेरियार हो, चाहे कबीर हो, संत रविदास हो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो, मानवर कांसीराम हो, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हो, या माननीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव हो, या लालू प्रसाद यादव हो, या फिर लेफ्ट के कई नेता हों, वो सदैव जो हैं उन्होंने अपनी सत्ता के विरुद्ध अपनी आवाज़ को उठाने का काम किया और इसके अंतर्गत वो जेल भी गए, कोड़े भी खाए और अपने समाज को न्याय दिलाने का काम भी किया। मेरा कहना आप लोगों से ये है कि अगर आप सम्मान स्वाभिमान के साथ जीना चाहें तो भारतीय संविधान आपको पूरी आज़ादी देता है कि आप संवैधानिक रूप से अपनी बात को रख सकें, अपने धर्म, अपनी आस्था, अपने विचार का प्रचार और प्रसार कर सकें। एक छोटा सा उदाहरण है, यदि भारत में राजशाही होती और भारतीय संविधान ना होता तो आज भारतीय जनता पार्टी की क्या केंद्र में सरकार होती, या भारत के प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी, लोग जिनको कि कहते हैं कि अब के सबसे बड़े ताकतवर, अब तक के सबसे बड़े ताकतवर नेता हैं, ऐसा लोग कह पाते? मेरे दृष्टिकोण से अगर भारत में अब तक का कोई सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री हुआ तो वो थी स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी, जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक का रोना नहीं रोया। उन्होंने पाकिस्तान से लड़ाई की और पाकिस्तान को दो भागों में बांट दिया, एक पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान जो है था। तो पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान आज पाकिस्तान और बांग्लादेश के नाम से जाने जाते हैं। उसके साथ उन्होंने जो है परमाणु का पहला विस्फोट किया तमाम अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बीच, और हम जो है परमाणु शक्ति संपन्न देश बन गए। और इसका क्रेडिट जो है सर्वप्रथम यही नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जो चुनी गई, उन्होंने 2004 में कर्मचारियों, चाहे वो केंद्र के हों या राज्यों के हों, उनकी पेंशन छीनने का काम किया। नेताओं को पेंशन मिलती है, एक नहीं, 3-3, 4-4 पेंशनें मिलती हैं, उसका कोई विरोध नहीं, लेकिन कर्मचारियों की पेंशन बंद है और उनको नवीन पेंशन योजना के तहत जो है उनकी पेंशन काट ली जाती है, जिसको कि शेयर मार्केट में सरकार के जो खास बिजनेसमैन हैं उनको सौंप दी जाती है। ऐसी स्थिति में मेरा सिर्फ ये कहना है कि SC ST OBC के समाज अगर अपनी पेट की लड़ाई तक सीमित रहेंगे
तो सत्ता में वो कभी आ नहीं पाएंगे, और जब सत्ता में नहीं आ पाएंगे तो वो अन्य जातियों के लोग, अर्थात जो अपर क्लास की जातियां हैं, मैं कास्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, क्लास, अपर क्लास की जातियां हैं या अपर क्लास के लोग हैं, चाहे वो एससी का हो, एसटी का हो, ओबीसी का हो या फिर वो सामान्य का हो, उनकी गुलामी करेंगे। क्यों? हम जब शिक्षित होते हैं तो अपनी पेट की लड़ाई को ना लड़ करके अपनी नाक, यानी कि मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई भी लड़ते हैं। जो समाज अपने महापुरुषों के बताए हुए रास्ते को नहीं अपनाता है, वो समाज दूसरे समाज की गुलामी करता था और करता आया है, और ऐसी अगर रणनीति रही तो करता रहेगा। भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव आते हैं, उनके नेतागण तरह तरह के स्टेटमेंट देते हैं और देश में हिंदू मुसलमान के नारे के साथ में एक नया प्रोपेगेंडा कायम कर करके मतों का जो है ध्रुवीकरण कर देते हैं। बीजेपी के कुछ खास एजेंट जिसमें कि एक हैदराबाद की पार्टी है, वो जाकर के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों से लड़ जाती है, मुस्लिमों के वोट पा लेती है, और वहाँ पर जो मुख्य विपक्षी दल होता है वो हार जाता है, और इसका सीधा लाभ भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जाता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आज जो सबसे मजबूत स्तंभ, एक चौथा स्तंभ कहा गया, वो था मीडिया। मीडिया को भी जो है धीरे धीरे समाप्त करने का काम किया। मीडिया में चाहे पूर्ण प्रसून वाजपेयी हों, अभिसार के 52% शेयर अडानी ग्रुप को बेच दिए गए। अडानी जो हैं एनडीटीवी के चेयरमैन हो गए, और रातों रात रवीश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उस समय से एनडीटीवी पर देखने वाले टीवी को सुनना ही छोड़ दिया। अर्थात जो मीडिया के तथाकथित चैनल हैं और उनके जो तथाकथित पत्रकार आते हैं, जब कहीं कोई विपक्षी दल अपनी बात मजबूती से रखने का प्रयास करता है तो ये तुरंत ब्रेक ले लेते हैं और बीच में ही बात को काट देते हैं। और जब तक बीजेपी का कैंडिडेट बोलता है तो ये उसको जो है दिखाते हैं, बोलते चले जाते हैं। इसमें चाहे अंजना ओम कश्यप हों, रोमिका लियाकत हों, ऐसे इनके जो हैं अनेक पत्रकार यही काम करते हैं, चाहे वो रजत शर्मा हों। अर्थात मेरा कहने का मतलब ये कि भारतीय जनता पार्टी और उनके लोग, उनके प्रवक्ता सच को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। वो सिर्फ गरीबों का शोषण चाहते हैं और ये चाहते हैं कि ये लोग शिक्षा से जो है वंचित हों, इसलिए अपने अधिकारों की मांग ना कर सकें। आज हमारा पिछड़ा एससी, एसटी और माइनॉरिटी, उसमें खास तौर से मुस्लिम समाज भी जो हैं अपने उद्देश्यों से भटक गए। जब बात मौके की आती है तो ये हिंदू मुसलमान में बढ़ जाते हैं और बढ़ करके अपना वोट दूसरी पार्टियों को दे देते हैं या भाजपा को, जिसका सीधा लाभ भाजपा को मिलता है और वो अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो जाती है। इसमें हमारे जो है चुनाव आयोग, उसके साथ साथ भारत के अन्य संस्थाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में अपनी भूमिका का किस प्रकार से रोल करते हैं, चुनाव आयोग पर कितनी उंगलियां उठती हैं, लेकिन चुनाव आयोग इस पर कोई ध्यान नहीं देता है। भारत की जब स्वतंत्र संस्थाएं हैं, ऑटोनोमस बॉडीज हैं, जब ये अपना काम सुचारू रूप से नहीं करेंगी तो भारत के विकास की जो रफ्तार है वो किस प्रकार होगी। महिला उत्पीड़न हो, उच्च शिक्षा की बात हो, या फिर अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात हो, भारतीय जनता पार्टी, उनके लोग सच को दबाने का प्रयास करते हैं। ऐसी स्थिति में 2024 में जो चुनाव होगा, हम अगर अपने अपने मतों में बटे रहेंगे तो हम इस सरकार को जो है हरा नहीं सकते। अर्थात मोदी की जो सरकार है उसको हम हरा नहीं सकते हैं अगर हम एकत्रित नहीं हुए। इसके लिए हमें बहुत बुद्धिमानी से काम करना है। एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी, जिसमें खास तौर से मुस्लिम समाज के लोग आते हैं, उनको भी समझना पड़ेगा कि भारत में
अगर आज़ादी के साथ रहना है तो भारतीय संविधान और उसकी प्रस्तावना जो हमको अधिकार देती है, उन अधिकारों के तहत जाकर हम भारत में जो हैं शांतिपूर्वक से रह सकते हैं। जब इन दलों को लगता है कि मेरी हार हो रही है, तो ये वोटों को पोलराइजेशन कराने के लिए सांप्रदायिक दंगे, फसाद, तरह तरह के स्टेटमेंट देते रहते हैं और हमारे लोग जो हैं वो विभिन्न जातियों, धर्मों, संप्रदायों में बढ़ जाते हैं और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो जाती है। कहीं किसी की सरकार बन भी जाती है तो वहाँ के विधायकों को डरा धमका करके ये उनसे इस्तीफा दिला देते हैं और अपनी सरकार को स्थापित कर लेते हैं, जिसका उदाहरण है मध्य प्रदेश में जो है कांग्रेस की सरकार बनी और वहाँ के कुछ विधायकों को जो है भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ लिया और अपनी सरकार को स्थापित कर दिया। यही जो है प्रक्रिया उन्होंने कर्नाटक में अपनाई, जहाँ उन्होंने जो है जो कांग्रेस के सहयोग से सरकार बनी थी और वो सरकार 6 महीने चली, वो सरकार भी जो है गिर गई और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ पर है। इसी प्रकार से अगर आप बात करें तो जो है हम महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे की सरकार वहाँ पर चल रही थी, लेकिन उनका ही अपना व्यक्ति बागी हो गया, भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठ गया। आज वो मध्य महाराष्ट्र का तो आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। आप लोगों को सिर्फ यही करना है कि आप लोग 1 साल तक पेट की लड़ाई ना लड़ करके अपने मान सम्मान स्वाभिमान अधिकार की लड़ाई के लिए जो है एकत्रित होइए, अपने फायदे के लिए एकत्रित। माइनॉरिटीज को मिलाकर के अगर कोई पार्टी सत्ता में आती है और उस पद पर अगर कोई ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है जिसको कि संविधान SC ST OBC के हितों के प्रति संवेदनशील होगा, उसी दिन भारत की जो राजनीति है वो पूरी तरीके से बदल जाएगी, क्योंकि सत्ता के माध्यम से ही हम अनेकों लाभ प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो रिजर्वेशन के माध्यम से SC ST OBC के बच्चों को सरकारी नौकरियों में ले जाने का काम हो, या उच्च पदों पर आसीन वंचित शोषित समाज के व्यक्तियों को रिप्रेजेंटेशन देने की बात हो, या फिर गरीबों को मुफ्त शिक्षा स्वास्थ्य की बात हो, उच्च शिक्षा जो कि मुफ्त होनी चाहिए। हमारे कुछ देश के प्रसिद्ध विद्यालय थे जैसे JNU, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ऐसा बवंडर किया। इनकी एक टीम काम करती ABVP अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जिसका काम ही है कि जिन विद्यालयों में वंचित शोषित समाज SC ST OBC माइनॉरिटी आदि के लोग पढ़ते हैं, उन संस्थाओं में ऐसा हल्ला गुल्ला करते हैं कि वहाँ की जो उच्च शिक्षा है वो प्रभावित होती है और जो वहाँ पर प्रोफेसर नियुक्त होते हैं वो भी जो है अपर कास्ट के मोस्टली होते हैं। वो या तो शिक्षकों को सही पढ़ाते नहीं हैं, या जब वो बढ़ते हैं तो रोहित बोमिला जैसे व्यक्ति जो कि जिन्होंने जो है अपने हमारे स्टूडेंट जब ऐसा कदम उठाते हैं तो यह देश शर्मसार होता है। यदि हम अंतर्राष्ट्रीय पटल पर इस बात को रखते हैं तो ये लोग हल्ला करते हैं कि विदेशों में, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी पाकिस्तान चले आते हैं देश की बिना राय लिए हुए और वहाँ बिरयानी को जो है चख लेते हैं, और अमेरिका में जाकर हाउ डू मोदी की जब बात आती है तो वहाँ की मीडिया के कुछ पत्रकार कह देते हैं कि भारत ने हमारे देश को जो है वो पोलराइज किया। तो यहाँ बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के पत्रकार बंदरों की तरह कुलाच मारने लगते हैं, और जब कोई देश इनकी आलोचना करता है या कोई एजेंसी तो ये कहते हैं ये फर्जी है, ये नकली है, ये है नहीं, ये
अफवाह है, ये कांग्रेस ने फैलाई, ये ऐसा इन्होंने फैलाई, उन्होंने फैलाई, इस तरह की बात करते हैं। आज़ादी के बाद भारत में अगर किसी व्यक्ति ने SC ST OBC को हक दिलाने की लड़ाई लड़ी तो उनमें चाहे राम मनोहर लोहिया हों या मानवर कांसीराम हों, और उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपनी सशक्त भूमिका में आयरन लेडी नाम से प्रसिद्ध कुमारी मायावती, जो कि 4 बार प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, जो कि भारत का सबसे बड़ा राज्य, उन पर आरोप लगते रहे, लोग लगाते रहे कि वो माया की देवी हैं, टिकट देती हैं तो रुपए ले लेती हैं, तमाम तरीके के अलग अलग आरोप लगाती हैं। और उनके खिलाफ कांग्रेस ने पहले उनके ऊपर आय से अधिक रखने के कई मामले पंजीत करा रखे हुए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन्हीं मामलों पर उनको जो है इनडायरेक्ट ब्लैकमेल करती रहती है। और बहुजन समाज पार्टी की आज स्थिति ऐसी हो चली है कि अभी जो चुनाव हुआ था विधानसभा का, उसमें मात्र 1 सीट हासिल हुई और उस विधायक का भी पता नहीं कि वो आज कहाँ है। अगर आप लोग चाहते हैं कि इस देश में एक संविधान सम्मत सरकार हो जो SC ST OBC माइनॉरिटी और जो अपर कास्ट के गरीब सवर्ण हैं उनका भी ख्याल रखते हुए संविधान संगत बात करते हुए इस देश पर शासन करे, ऐसी सरकार हो, इसकी हम आप सब लोगों से उम्मीद करते हैं। और ये आशा करते हैं कि आने वाले चुनाव में आप लोग अपने मत के अधिकार का जो है प्रयोग सावधानी पूर्वक कीजिए, ताकि अगली सरकार जो बने उसमें झूठे वायदे ना हों। जैसे किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, गरीबों के खातों में 15-15 लाख रुपया हो जाएंगे, विदेशों से काला धन वापस आ जाएगा, गरीबों को मुफ्त मकान मिल जाएंगे। ये तमाम तरीके के प्रलोभन हैं जिनसे आप सतर्क रहिएगा और एक सही सरकार, एक सही व्यक्ति चुनिएगा जो आपकी आवाज़ को विधानसभा या लोकसभा में उठा सके। हम आपसे वादा करते हैं 2024 के चुनाव में अगर आप लोग मेरा समर्थन करते हैं, कन्नौज लोकसभा में किसी भी वर्ग SC ST OBC माइनॉरिटी, उसमें खास तौर से मुस्लिम समाज या अपर कास्ट में जो भी गरीब परिवार हैं, अगर उनका शोषण होता है, उत्तर प्रदेश में भले ही किसी की सरकार हो, लेकिन कन्नौज लोकसभा में उस व्यक्ति की उंगली नहीं दुखेगी, ये मेरा आपसे वादा है। हम आपके लिए जो है 7x24 आवर उपलब्ध रहेंगे। कोई भी व्यक्ति छोटा या बड़ा नहीं होता, अगर कुछ छोटा और बड़ा होता है तो वो होती है उसकी नीयत। जिस व्यक्ति की नीयत में खोट हो, हाँ हुजूरी वाली बात हो, वो आपकी बात संसद के पटल पर रखेगा क्या? नहीं रखेगा। आपको कन्नौज लोकसभा में इस बार किसी बड़े नेता, चाहे वो समाजवादी पार्टी के हों, भारतीय जनता पार्टी के हों या अन्य किसी दल के हों, आप उनको नकारते हुए एक बार हमें जो है एक सांसद के रूप में आप चुनने का काम करिए। हम पूरी तरीके से आपको आश्वासन देते हुए हैं कि आपको कन्नौज लोकसभा में कन्नौज का कितना भी बड़ा गुंडा माफिया हो, सरकार प्रदेश में किसी की भी हो, आप पर अन्याय नहीं होने देंगे। ये मेरा आपसे वादा है। इस वादे के साथ नमो बुद्धाय, जय भीम। संविधान की अगली कड़ी में फिर आपसे मेरी मुलाकात होगी और
2024 तक होती रहेगी। धन्यवाद।